Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great और I'm also good. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स टू 2026 में अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या हम गलती जो 2025 में भी एग्जाम हुआ है जो स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग किस गलती से आप लोगों को बचना है। तो अभी जो है फॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो फिलिंग है फॉर्म फिलिंग है, तो आई होप एग्जाम जो है विद इन 6 मंथ्स होने के चांसेस हैं। जिस तरीके से टीचर भी काम कर रहा है, रिजल्ट्स भी टाइम पे आ रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ्स, तो 6 महीने आपके तैयारी के लिए। तो हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हमारा जो एग्जाम है अपकमिंग उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक बात क्लियर हो जाती है कि जो अभी 2025 में पेपर हुआ है उससे पहले पेपर 2021 में हुआ था, देन 2025 में हुआ है, ठीक है, और उससे पहले 2018 में हुआ था। तो इन जो पेपर्स थे उनमें डिफरेंस था। सबसे पहले जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं था। सेम ऐसे ही 2021 में पेपर था, उसमें सिलेबस आपका नहीं दिया गया था कि क्या सिलेबस आएगा। तो एक अजम्पशन होती थी कि भाई 10th का भी आएगा पार्ट, 12th वाला भी आएगा, ग्रेजुएशन वाला भी आएगा, ये होता था। तो 2018 में हमारा जो था, 2018 में ये चीज थी कि जो हमारा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो हमारा, ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है 2018 की बात करें तो वो हमारा लगभग 20% के आसपास रहता था। और हमारा 10th से 12th तक का जो रहता था वो हमारा 80% था, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं था। तो ये हमारा पेपर था। अब हम 2021 की बात करें, तभी भी हमारा सिलेबस नहीं दिया गया था कि क्या सिलेबस है। तब हमारा जो है एकदम से डिफरेंट पेपर आया था। तो वो उसमें हमारा जो था ग्रेजुएशन पोर्शन जो है एकदम से जो है 70 से 80% हो गया था, ठीक है। और जो हमारा 11th 12th 10th से 12th तक की बात करें वो हमारा जो पोर्शन है 20-30% ये हो गया था। तो उसके बाद बच्चों को जो है, मतलब स्टूडेंट्स को, अब 2025 में सबसे पहले तो डी ट्रिपल एस बी ने इस बार सारे जो है सिलेबस, डी ट्रिपल एस बी की साइट पे सारे सिलेबस दिए गए हैं, तो आपको सिलेबस तो मिल ही जाएगा। तो एक चीज तो डिफाइन है कि सिलेबस दे दिया है तो आपको वही सिलेबस करना है, उसी से ही एग्जाम आया है। तो ये चीज क्लियर है। सब जो अभी एग्जाम आ रहे हैं 2025 में वो फुल्ली कवर्ड किया गया है उसमें सिलेबस को। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि भाई कहाँ से आएगा पेपर, 10th 12th का कितना आएगा, ग्रेजुएशन का कितना आएगा। दूसरी चीज, एक माइंड में जो क्वेश्चन रहता है हमेशा से, जो अभी भी सुनने को इतना मिला है कि भाई सब यही कि 10th 12th कितना आएगा, 10th 11th 12th का कितना आएगा, सॉरी 10th को मैं नहीं हटा देती हूँ, 11th 12th कितना आएगा, ग्रेजुएशन से कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपको अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 2025 में क्लियर हो गया है कि जो पेपर है वो फुल्ली सिलेबस ओरिएंटेड है। तो सिलेबस में हमारा जो हमारा सिलेबस दिया गया है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिलेबस जो हमारा सिलेबस दिया गया है जी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का, जो सिलेबस है वो हमारा ग्रेजुएशन बेस्ड, क्या कहूँ मैं, जो हमारा बीएससी ऑनर्स मैथ्स का सिलेबस है वो है हमारा पूरा सिलेबस। तो आप लोग, ये क्वेश्चन आपके माइंड से हट जाना चाहिए कि भाई 11th 12th से कितना आएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन से कितना है। जब आपको ये क्लियर हो गया है कि सिलेबस हमारा पूरा टोटल बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का है, तो वो ऑब्वियसली बात है ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन से ही आएगा 11th 12th का। हाँ, आपको बेस रेडी होना चाहिए, बेस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि भाई 11th 12th आएगा या ग्रेजुएशन आएगा। तो ये चीज आपको फर्स्ट क्लियर हो जानी चाहिए स्ट्रेटेजी में, कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस जो है हमारा वो क्या है, ग्रेजुएशन का ही आएगा, ठीक है। पहली बात रही ये। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई जो सिलेबस है वो कहाँ से करे, कैसे करे। देखिए, सिलेबस के लिए आपके पास दो तरीके की चीजें हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप किसका जो है कोर्स ले लें। एक तो ये होता है कि आपने कोर्स ले लिया, और एक ये होता है कि सेल्फ स्टडी। और अगर आप कोर्स ले लेंगे तभी भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, ठीक है। तो कोर्स से सिर्फ आपको एक चीज ये हो जाती है, आप किसी का भी कोर्स लें, कि आपको कंपाइल मिल जाती है चीजें। क्या मिल जाती है? कंपाइल्ड।
ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब अगर आपको सिलेबस दे दिया है, तो अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स आपने बनाए हैं बुक से या यूट्यूब से या कहीं से भी, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको ये हो जाएगा कि भाई कंपाइल एक साथ सारी चीजें मिल गई, अब आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको उसमें भी करनी होगी। ठीक है। तो वो आपका टोटली आपका डिसीजन है कि आपको कोर्स लेना है किसी का या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, बुक से करनी है, नोट से करनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी तो दोनों केस में करनी होगी, कोर्स लो या फिर ना लो। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए आपने कोर्स भी ले लिया या फिर आपने स्वयं की अपने नोट से पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद क्या, जब आप सिलेबस कोर्स सॉरी कोर्स नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, सिलेबस लिखूंगी। जब सपोज कीजिए आपने सिलेबस आपने अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं आप ये सोचोगे कि जब मैं अपना 100% सिलेबस कर लूंगी या कर लूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगानी शुरू करूंगा। दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस करने के बाद क्वेश्चन लगाओगे, तो आपने जो पहले टॉपिक पढ़ा है फिर आप इतने दूसरे टॉपिक पे आओगे, आपका पहला थोड़ा कमजोर, आपको लगेगा भाई दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपको एक एक सब्जेक्ट, वन वन सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है, देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। पहले एक एक सब्जेक्ट कवर करना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, तो क्वेश्चंस आप टॉपिक डालो, आपको हर जगह मिल जाएंगे, दुनिया भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने जो अपनी अभी 2025 में जो है डीएसएसबी के काफी सारे जो मैंने वीडियोस डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहां जाके भी दे सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट है पूरी, आई थिंक एक तो प्लेलिस्ट में लगभग 35-36 वीडियोस हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या है, हर टॉपिक पे क्वेश्चंस कराए हैं, थोड़े थोड़े कराए हैं, जितने भी कराए हैं लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है, किस तरीके से आप डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चंस आ जाते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप जरूर देखिएगा। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपके टॉपिक वाइज जो है वीडियोस लाऊं, जिससे आपकी थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो। तो अगर आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं तो उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 5-10 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटे की एक वीडियो देख ली और आपका कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, आपको सेल्फ स्टडी फिर भी करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो भाई देखिए, अब क्वेश्चन जो है आप ये कहने लगे पेपर टफ आया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आप उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है। आप उसमें जो है एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चंस ले लीजिए, या फिर हम कहें कि भाई गेट के गेट के चलो ज्यादा टफ हो जाएंगे, लेकिन आप गेट के कभी एक लेवल होता है, तो जो ज्यादा डिफिकल्ट है उससे थोड़े कम वाले आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। मॉडरेट वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो गेट के मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे वो आपके टीजीटी मैथ्स के लिए, तो आपके लिए आप टफ टफ कैटेगरी में ही डालोगे ना उनको। ठीक है। और आईआईटी जैम वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, तो ये आप तीन जो है उनसे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो वैकेंसीज अभी हो या पहले हो, तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भाई अगर आप उनको सेग्रीगेट करना है स्टूडेंट्स को, तो फिर वो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाएंगे ही। तो हम कह सकते हैं कि 10 से 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप देखते ही कर देंगे। 10 से 20 क्वेश्चंस आपको इजी मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन 15 से 20 अगर मैं क्वेश्चंस कहूँ, तो वो आपके हर पेपर में टफ आएंगे ही आएंगे। तो वो आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं आपको देखते ही छोड़ने पड़ेंगे कि भाई आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें। अब ये क्वेश्चंस हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 60 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है, तो अगर उनका लेवल मॉडरेट भी है तो आप उनको कर देंगे, क्योंकि आपको टॉपिक की जानकारी होगी, आपने अच्छे से स्टडी करी होगी, तो आपको पता होगा कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, हमें 40 मार्क्स लाने हैं। और अगर आपके 60 क्वेश्चन, ये मान लीजिए 10 से 20, अगर आपके 60 से 70 तक भी आ जाते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आई होप आपको ये मतलब वीडियो आप पूरे देखें। अब एक चीज और बात कर लेते हैं हम। ये तो बात रही हमारी स्ट्रेटेजी की। एक मैंने जो इस एग्जाम में काफी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने गलती करी है, वो मैं अब डिस्कस करना चाहूंगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट की बात क्या है, ये जो पेपर होता है ना आपका, ये 2 आवर्स का होता है। ठीक है। और
इसमें दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये मैंने इस पे वीडियो पहले बनाई हुई है कि कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉप सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने कितने मार्क्स होते हैं, मैं अब नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो पार्ट सेक्शन बी है ये इसमें मैथ्स का होता है, और इसमें मैथ्स जो है 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जो आप पार्ट ए है, सेक्शन ए है, आप उसको करने में वैसे जो आपका जो है सही टाइम आपको देना चाहिए वो 1 घंटा इसके लिए रखना चाहिए और 1 घंटा इसके लिए रखना चाहिए। अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो और अच्छा है कि आपने 50 से 55 मिनट में कर लिया और बाकी टाइम आपने पार्ट बी के लिए छोड़ दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब टाइमर चलता है और एग्जाम रूम में बैठते हैं आपको तो टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि आप एक एक सेक्शन जो 20-20 नंबर के होते हैं, अगर आप उनको सभी सबमिट करोगे उसके बाद आप दोबारा नहीं आ सकते। तो अगर हम 2-4 क्वेश्चन में अटक जाते हैं शुरू में ही तो हमारा काफी टाइम उसमें निकल जाता है। तो आपको उसको उस चीज से बचना है। ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा पार्ट ए में नहीं देना, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे से ज्यादा दिया तो आपका बाद वाले उसके लिए टाइम कम बचेगा। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चंस आते भी हैं, लेकिन अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंच पाए तो आपका कोई फायदा नहीं होने का, आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट किससे होगा, उसकी एक ही की है, मॉक प्रैक्टिस। और मॉक प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप अभी, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट टाइम जो एग्जाम में अपीयर होंगे और उन्होंने सिलेबस पढ़ा नहीं और वो मॉक प्रैक्टिस करने बैठ गए, तो कुछ भी नहीं होगा। आपको मॉक प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइमर के साथ आपको 2 घंटे बैठना है। और आपको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले पार्ट ए की प्रैक्टिस करो 1 घंटा और पार्ट बी की, और फिर जब आपका दोनों की अच्छे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप दोनों को कंबाइन करके 2 घंटे करिए। लेकिन वो कब होगा, जब आप सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, जब उसके आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मैंने आपको जो चीजें हैं वो मतलब बिल्कुल बारीकी से बताई हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये मेन, जो आप, जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको फिर भी आइडिया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो फर्स्ट टाइम 2026 के पेपर में अपीयर करेंगे, फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।